नमस्ते और स्वागत है। आज हम झारखंड की जनजातीय विरासत की दुनिया में उतर रहे हैं। नमस्ते। हमारे पास कुछ दस्तावेज और एक प्रेजेंटेशन है जो पहली नज़र में तो सिर्फ तथ्यों की एक लिस्ट लगते हैं, जनसंख्या, त्योहार, रीति रिवाज। हाँ, सिर्फ आंकड़े। बिल्कुल। लेकिन आज हमारा मिशन इन आंकड़ों के पीछे छिपी कहानियों को खोजना है। एकदम सही। हम झारखंड के 7 अलग-अलग आदिवासी समुदायों की एक यात्रा पर निकलेंगे और ये यात्रा सिर्फ ये जानने के लिए नहीं है कि कौन क्या करता है, बल्कि ये समझने के लिए है कि वे ऐसा क्यों करते हैं। योद्धा पहचान से लेकर घुमंतू सौदागरों तक और फिर बुनकर कलाकारों तक। हाँ, ये दिखाएगा कि एक ही जमीन पर कितनी अलग-अलग दुनियाएं बसती हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं बथुड़ी जनजाति से। इनके बारे में जो पहली बात सामने आती है वही सबसे चौंकाने वाली है। कौन सी? स्रोत बताते हैं कि ये खुद को आदिवासी नहीं बल्कि बाहुबली या बाहुतुली मानते हैं। ये तो फिल्म वाला नाम लगता है। हाँ, सुनने में वैसा ही लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। बाहुबली का शाब्दिक अर्थ है भुजाओं की शक्ति वाला। यानी एक क्षत्रिय या योद्धा। बिल्कुल। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उनकी पहचान का केंद्र है। वो खुद को अपनी शारीरिक शक्ति और योद्धा परंपरा से परिभाषित करते हैं। अच्छा, तो ये उनकी एक वॉरियर आइडेंटिटी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से झारखंड में इनकी जनसंख्या सिर्फ 464 है। हाँ, बहुत कम। कुल आदिवासी आबादी का महज 0.04%। इतनी छोटी आबादी के लिए इतनी मजबूत पहचान रखना, यही तो खास बात है। संख्या बल कम होने के बावजूद उन्होंने अपनी इस पहचान को जिंदा रखा है। और ये रहते कहाँ हैं मुख्य रूप से? इनके पूर्वज भुइयां माने जाते हैं और इनका मुख्य निवास सिंहभूम का पहाड़ी इलाका है। शायद ऐतिहासिक रूप से अपनी जमीन की रक्षा के लिए बाहुबल की जरूरत पड़ती होगी। और इनका समाज कैसे चलता है? क्या कोई खास व्यवस्था है? हाँ, इनकी अपनी पंचायत व्यवस्था है, जिसके प्रधान को डेहरी कहा जाता है। देहरी, ये शब्द तो मैंने पहली बार सुना है। जी, ये इन्हीं के समुदाय में इस्तेमाल होता है। और जहाँ तक सामाजिक रीति रिवाजों की बात है, तो अरेंज मैरिज यानी आयोजित विवाह ही सबसे आम है। इनके त्योहार भी प्रकृति से जुड़े होंगे। स्रोतों में मकर संक्रांति, सरहोल और वंदना पूजा का जिक्र है। बिल्कुल। ये त्योहार सिर्फ छुट्टियां नहीं हैं, ये इनके जीवन का कैलेंडर है। सरहोल में ये प्रकृति के खिलने का जश्न मनाते हैं, तो वंदना इनके मवेशियों के प्रति सम्मान को दिखाता है। तो बथुड़ी अपनी पहचान अपनी भुजाओं की ताकत से जोड़ते हैं। लेकिन अब जिस समुदाय की हम बात करने वाले हैं, उनका नाम तो है किसान, पर पहचान पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। हाँ, और नागवंश से भी। ये एक बिल्कुल अलग दुनिया है। बताइए इनके बारे में। किसान जनजाति, जिन्हें नगेशर या नगेसिया भी कहते हैं, अपनी उत्पत्ति की 2 बहुत ही रोचक कहानियां बताती है। एक कि वे नागवंश के वंशज हैं, नागवंश। और दूसरा हमारे स्रोत डॉल्टन का हवाला देते हुए कहते हैं कि ये पांडवों के वंशज भी हो सकते हैं। पांडव, ये तो इतिहास और माइथोलॉजी का जबरदस्त संगम है। इनकी पहचान जमीन से तो जुड़ी है, पर जड़ें कहानियों में बहुत गहरी हैं। एकदम। झारखंड में इनकी जनसंख्या लगभग 37,265 है, जो मुख्य रूप से गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा में रहते हैं। और इनकी ये दोहरी पहचान क्या इनके रीति रिवाजों में भी दिखती है? हाँ, दिखती है। इनका समाज 2 वर्गों में बटा है, सिंदूरिया और तेलिया। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, सिंदूरिया में सिंदूर का इस्तेमाल होता होगा और तेलिया में तेल का। बिल्कुल सही। एक छोटा से रीति रिवाज का फर्क उनकी सामाजिक पहचान को बांट देता है। हाँ, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है परीक्षा विवाह। एक मिनट, परीक्षा विवाह, टेस्ट मैरिज, ये सुनने में बहुत आधुनिक लगता है भी। इसमें होता क्या है? क्या ये आज के लिव इन रिलेशनशिप जैसा कुछ है? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रगतिशील व्यवस्था है। इसमें युवक युवती को शादी से पहले एक साथ रहकर अपनी अनुकूलता परखने का मौका दिया जाता है। ये तो कमाल है। अगर परिवार और वो दोनों सहमत होते हैं, तभी विवाह संपन्न होता है। और इनमें वधू मूल्य की प्रथा भी है, जिसे डाली कहते हैं। जी हाँ। इनकी रोजी रोटी तो नाम के मुताबिक खेती और लकड़ी काटने से ही चलती होगी। हाँ, मुख्य रूप से वही है। और इनकी आस्था के केंद्र में है इनके सबसे बड़े देवता सिंहबोंगा। तो किसान जनजाति की जड़ें जमीन और कहानियों दोनों में गहरी हैं। लेकिन अब हम एक ऐसे समुदाय की बात करेंगे जिनकी कोई स्थायी जड़ें ही नहीं है। बंजारा, एक घुमक्कड़ समुदाय। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है।
एक जगह बसे हुए किसान समुदाय से एक ऐसे समुदाय पर आना जिनका कोई स्थायी गांव ही नहीं होता। झारखंड में इनकी आबादी कितनी है? बहुत ही कम, 2011 में सिर्फ 487 लोग। इन्हें 1956 में जनजाति का दर्जा मिला था। इनकी जीवन शैली ही उनकी पहचान है। सिर्फ 487 लोग, पर इनकी सांस्कृतिक विरासत तो बहुत अमीर लगती है। बहुत ज्यादा। स्रोतों में लिखा है कि इनकी लोक गाथाओं में आला ओदल का जिक्र है और गीतों में पृथ्वीराज चौहान का। हाँ, ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मैं तो इन कहानियों को सिर्फ उत्तर भारत के इतिहास से जोड़कर देखता था। ये कैसे संभव हुआ? आपका सवाल ही इसका जवाब है। ये दिखाता है कि बंजारा समुदाय ऐतिहासिक रूप से कितने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ था। अच्छा, वे सिर्फ सौदागर नहीं थे, वे कहानियों, संस्कृतियों और खबरों के वाहक भी थे। वो जहां जहां गए वहां की कहानियों को अपना बना लिया और अपनी कहानियों को वहां छोड़ आए। वाह, मतलब उनका कारवां जहां रुका वहां की संस्कृति उनकी हो गई। एक तरह से हाँ। इनकी सामाजिक बनावट भी अलग है। इनमें गोत्र प्रथा नहीं है, बल्कि समाज 4 वर्गों में बटा है: चौहान, पवार, राठौर और उर्वा। ये तो राजपूत कुल के नाम जैसे लगते हैं। हाँ, ये नाम उनके योद्धा मूल की ओर इशारा करते हैं और सामाजिक रूप से ये काफी प्रगतिशील भी हैं। इनमें विधवा विवाह की अनुमति है, जिसे नियोग कहते हैं। अच्छा, नियोग। स्रोतों में इनके पेशे के हिसाब से भी 3 वर्ग बताए गए हैं: गुलगुलिया, पेशेवर वर्ग और कंजर। ये वर्गीकरण दिखाता है कि एक घुमंतू समाज को जिंदा रहने के लिए कितने अलग अलग तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता था। मतलब? गुलगुलिया भिक्षा पर निर्भर थे, पेशेवर वर्ग अपने हुनर पर, जैसे मदारी, सपेरा, जड़ी बूटी बेचने वाले, और कंजर वर्ग को ऐतिहासिक रूप से आपराधिक गतिविधियों से जोड़ा गया है, जो शायद हाशिए पर धकेले जाने का नतीजा रहा हो। और इन सब की रक्षा करती हैं इनकी प्रमुख देवी, बंजारी देवी। जी। तो एक ऐसा समुदाय जो हर जगह घूमता है और जिसकी पहचान में पूरे देश की झलक है। अब यहाँ से मैं एक ऐसे समुदाय की ओर चलते हैं जो अपनी पहचान को लेकर बहुत सख्त है और एक खास इलाके से जुड़ा हुआ है। बिजिया जनजाति। बिल्कुल, बंजारों के खुलेपन के ठीक उलट बिजिया नाम ही विंध्य निवासी से बना है। विंध्य निवासी इतनी प्रबल है कि खुद को राजपूत कहते हैं और अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं। और इनकी पहचान सिर्फ नाम तक ही सीमित नहीं है। स्रोतों में एक बहुत ही कठोर सामाजिक नियम का जिक्र है। कौन सा? कि ये ब्राह्मण और राजपूत के अलावा किसी और के घर भोजन नहीं करते। आज के जमाने में ऐसा नियम क्यों? ये उनकी अपनी सामाजिक शुद्धता और स्वाभिमान को बनाए रखने का एक तरीका है। उनका मानना है कि हम सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ रोटी बेटी का रिश्ता रखेंगे। अच्छा। ये नियम उन्हें बाकी समुदायों से अलग और अपनी नजर में श्रेष्ठ बनाए रखता है। और एक और बात जो इन्हें अलग करती है वो है युवा गृह जैसी संस्था का न होना। सही कहा, जो कई जनजातियों में आम है। इसका मतलब है कि उनके यहाँ युवाओं को सामाजिक शिक्षा देने के तरीके अलग होंगे, शायद परिवार के भीतर ही ज्यादा केंद्रित हों। इनकी अपनी शब्दावली भी है, जैसे तलाक को छोड़ा छोड़ी और वधू मूल्य को डाली कटारी कहना। और इनकी आस्था भी इनके मूल स्थान से जुड़ी है। प्रमुख देवी विंध्यवासिनी देवी हैं, जो फिर से इनके विंध्य क्षेत्र से जुड़ाव को पक्का करता है और उनकी शुद्धता की भावना यहाँ भी दिखती है। कैसे? एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि पूजा पाठ के दौरान हड़िया यानी चावल की बियर और मांस का सेवन पूरी तरह मना है। अच्छा, ये उनकी धार्मिक पवित्रता को लेकर उनकी गंभीरता को दिखाता है। जी। अब तक हमने जिन समुदायों की बात की उनकी आबादी हजारों में थी, लेकिन अब हम एक ऐसे समुदाय की ओर बढ़ रहे हैं जो झारखंडी नहीं, पूरे भारत में एक बड़ी ताकत है। गोंड जनजाति। हाँ। अब हम एक बहुत बड़े और प्रभावशाली समुदाय की बात कर रहे हैं। गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी? हाँ, ये एक विशाल सामुदायिक शक्ति का प्रतीक है। झारखंड में 2011 में इनकी जनसंख्या 53,676 थी और ये राज्य के कई जिलों में फैले हुए हैं। इनका समाज 3 वर्गों में बटा है: राजगोंड, धूरगोंड और कामिया। क्या ये एक तरह की सख्त जाति व्यवस्था है? यह एक सामाजिक स्तरीकरण है, लेकिन शायद उतना कठोर नहीं जितना जाति व्यवस्था में होता है। राजगोंड अभिजात या शासक वर्ग है, धूरगोंड सामान्य लोग और कमियां खेतीहर मजदूर। गोंड समुदाय का जिक्र आते ही घोटुल का नाम जरूर आता है। हाँ, उनका युवा गृह है। ये सिर्फ रहने की जगह है या इसका कोई और बड़ा मकसद है? यह सिर्फ एक हॉस्टल नहीं है, बल्कि सामाजिक शिक्षा और संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। अच्छा। यहीं पर युवा अपने समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, गीत संगीत और जिम्मेदारियां सीखते हैं। यह उनकी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की एक जीवंत पाठशाला है। और इनकी शादी की एक प्रथा भी बहुत दिलचस्प है,
दूध लौटावा विवाह, हाँ, इसका क्या मतलब है? दूध लौटाना? बिल्कुल। इसमें ममेरे या फुफेरे भाई बहन के बीच शादी को प्राथमिकता दी जाती है। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे सामाजिक तर्क ये है कि अगर एक परिवार से बेटी दूसरे परिवार में जाती है तो उस परिवार से भी एक बेटी इस परिवार में आए। अच्छा, ताकि निश्तेबाई और संपत्ति दोनों वंश के भीतर ही रहें। एकदम सही। इनकी आजीविका भी मुख्य रूप से खेती पर ही निर्भर है और ये दीपा या बेवार नाम की स्थानांतरित कृषि भी करते हैं। तो गोंडों में एक स्पष्ट सामाजिक हायरार्की है। अगला समुदाय चेरो भी अपनी उच्च स्थिति को लेकर बहुत सजग है। हाँ, ये तो खुद को महान च्यवन ऋषि का वंशज बताते हैं। और चौहान राजपूत भी। लेकिन इनके बारे में सबसे अनोखी बात यह है कि ये झारखंड की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो जंगलों और पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती। रुकिए, एक जनजाति जो जंगलों में नहीं रहती, ये तो आदिवासी होने की पूरी परिभाषा के ही उलट लगता है। हाँ, बिल्कुल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऐतिहासिक रूप से उनका संपर्क और तालमेल मैदानी इलाकों की मुख्यधारा संस्कृतियों से ज्यादा रहा होगा। अच्छा। और यही चीज उनकी सामाजिक संरचना और खुद को राजपूत मानने की पहचान में भी झलकती है। वे मैदानी इलाकों में बसे जहां जमींदारी और शासन व्यवस्था ज्यादा प्रचलित थी। इनकी जनसंख्या भी करीब 95,575 है और इनमें भी अंदरूनी बंटवारा है 12 हजारी और 13 हजारी। हाँ, 12 हजारी खुद को श्रेष्ठ मानते हैं और 13 हजारी या बीरबंदिया को थोड़ा नीचे का दर्जा दिया जाता है। और ये बंटवारा उनकी शादी की रस्मों में भी दिखता है, डोला विवाह और चढ़ा विवाह। बिल्कुल। डोला विवाह में वधू को वर के घर लाया जाता है, जो अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में होता है। और चढ़ा विवाह? जबकि चढ़ा विवाह में वर पूरी बारात लेकर वधू के घर जाता है, जो संपन्नता की निशानी है। यहाँ वधू मूल्य को दस्तूरी कहते हैं। अब तक हमने योद्धाओं, किसानों, शासकों और घुमंतू लोगों की बात की, लेकिन हमारी आज की यात्रा का आखिरी पड़ाव एक ऐसे समुदाय पर है जिसकी पहचान उसके हुनर से है, उसके हाथों की कला से है। हाँ। अब हम बात करेंगे चीख बड़ाइक जनजाति की। इनका उपनाम ही है हाथ से बने कपड़ों का जनक। एक बुनकर जनजाति। जी, और कपड़ा बुनना ही इनका पारंपरिक काम और पहचान है। इनकी आबादी भी 54,000 से ज्यादा है। इनमें भी 2 वर्ग हैं, बड़ी गुड़ेरी और छोटी गुड़ी। यानी बड़ी जात और छोटी जात। हाँ, लेकिन जो बात मुझे सबसे अलग लगी वो ये कि इनमें अखरा और पंचायत जैसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। अगर ये आम आदिवासी संस्थाएं नहीं हैं, तो इनका समाज कैसे काम करता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। यह दिखाता है कि हर जनजाति का सामाजिक ढांचा एक जैसा नहीं होता। तो फिर कैसे? हो सकता है कि चीख बड़ाइक समुदाय का सामाजिक ताना बाना गांव की पंचायत के बजाय उनके काम यानी बुनकरी और उससे जुड़े परिवारों के नेटवर्क के इर्द गिर्द बुना गया हो। मतलब उनकी कला ही उनका समाज है? कह सकते हैं, उनका हुनर ही उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। इनकी मुख्य देवता भी सिंह बोंगा और देवी माई हैं, जो कई दूसरी जनजातियों में भी पूजे जाते हैं। हाँ, कुछ मान्यताएं और देवता साझा हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक संरचना बिल्कुल अलग हो सकती है। यही झारखंड की खूबसूरती है। तो ये थी झारखंड की 7 जनजातियों की हमारी यात्रा। हमने बथुड़ी की बाहुबली पहचान से शुरुआत की, किसान जनजाति की पौराणिक जड़ों को समझा, बंजारा समुदाय के साथ पूरे भारत की यात्रा की और भिजिया के स्वाभिमान को देखा। फिर हमने गोंड की विशाल सामुदायिक शक्ति और उनके घोटुल को जाना, चेरों के मैदानी इलाकों में बसने के अनूठे फैसले को परखा, और अंत में चीख बड़ाइक के कलात्मक हुनर को समझा। ये साफ है कि ये सिर्फ अलग-अलग रीति रिवाज नहीं है। हर समुदाय की दुनिया को देखने का, जीने का अपना एक अलग नजरिया है। अब मैं एक अलग ब्लूप्रिंट है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सिर्फ तथ्य नहीं है, ये सब मिलकर झारखंड की उस समृद्ध और विविध विरासत को बनाते हैं जो किताबों से ज्यादा लोगों के जीवन में बसती है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। क्या? हम आधुनिकीकरण और एक जैसी होती जा रही दुनिया की बात करते हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जीने के ये जो अनोखे तरीके हैं, ये जो सदियों पुराने ज्ञान के सिस्टम हैं, ये भविष्य के लिए खुद को कैसे बचाए रखेंगे? और क्या इनसे हम भी कुछ सीख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल।